हेलो दोस्तों, मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने एक इंट्रोडक्टरी स्पीच एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में दिया था। आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर किसी को भी किसी विषय का पैटर्न मालूम हो तो वो विषय कठिन नहीं रह जाता। यदि हमें पैटर्न मालूम है तो कितना भी गूढ़ या कठिन विषय हो, हम उस विषय को आसानी से हल कर सकते। सफलता के लिए मेरे विचार में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, पैटर्न को मालूम होना, और दूसरा, पैटर्न को जान करके कठिन परिश्रम करना, और जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक उसके पीछे सतत प्रयास करना, और इसको ही बोलते हैं अंग्रेजी में किलिंग स्पिरिट। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एमपीपीएससी के मेंस के प्रथम पत्र, जो इतिहास और भूगोल से संबंधित है, उसको लेकर के आया हूं। इस पैटर्न को बताने के बाद मैं इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी मेरे अलग से लेक्चर होंगे। अतः सबसे पहले हम देखें कि पैटर्न क्या है। जो एमपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें उसका पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका जब मैंने स्टडी किया तो पाया कि प्रथम पत्र जो है उसमें आधे आधे भाग हैं। इतिहास भी है और भूगोल भी है। 150 नंबर के इतिहास के पेपर होते हैं और 150 नंबर के भूगोल के पेपर होते हैं, ज्योग्राफी। अब इस जो 150 नंबर में से कुछ पहले मैंने इस साल से 2020 से पहले कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी पेपर क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, इस पर भी प्रश्न आते थे। लेकिन 2020 से माने इस साल से एमपीपीएससी ने कोर्स में कुछ तब्दील किया है, और वह तब्दीली यह है कि उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरी तरह से हटा दिया है। आज मैं टोटली हिस्ट्री पर, मैंने इतिहास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। अभी आज जो इसका सेकंड भाग जो है ज्योग्राफी, उस पर आज केंद्रित नहीं करूंगा। फर्स्ट आधा भाग जो हिस्ट्री है उसमें 150 नंबर के एग्जाम होंगे और 150 नंबर ज्योग्राफी का रहेगा। दोस्तों, इस 150 नंबर में भी उन्होंने, एमपीपीएससी ने उसको आधा आधा कर दिया है। जैसे कि उन्होंने इतिहास को तो रखा है, मतलब प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, और इसके अलावा आज़ादी के बाद जो रिओर्गनाइजेशन और यूनिफिकेशन मैंने एकीकरण जो हिंदुस्तान का हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने सिलेबस में रखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास, उसकी प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश, और गोंडों का जो राजवंश था जबलपुर में, रीवा सतना में भी राजवंश, मतलब मध्य प्रदेश बहुत सारे राजा रजवाड़ों का प्रदेश रहा है आज़ादी से पहले, तो उनका फोकस उस पर भी है। और फ्रीडम स्ट्रगल में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन या योगदान, आर्ट और आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश के जनजातीय, जैसे ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश जिसको बोलेंगे, जैसे गोंड है, या भिंड में या झाबुआ में जो भील हैं, ये जो दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इसके बारे में। और जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, तो बहुत सारे जो साहित्यकार हुए हैं उसके बारे में भी
इसमें उल्लेख है और अब हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जो लोक कलाएं हैं, फोकलोर जिसको बोलते हैं, और फोक लिटरेचर जिसको बोलते हैं, जैसे फोक लिटरेचर में महोबा तरफ या छतरपुर तरफ जागनिक एक फोकलोर है, तो इस पर उन्होंने कंसंट्रेट किया है। तो अब मेरे विचार से जो अब प्रश्न पूछे जाएंगे, चूंकि इन्होंने कोर्स में तब्दीली किया है, तो पूरे स्टडी करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो आधे नंबर के रहेंगे, और जो आधे नंबर के इतिहास से संबंधित रहेंगे, जिसमें प्राचीन भारत से लेकर और अभी आज़ादी, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम के बाद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और यूनिफिकेशन, वहाँ तक उन्होंने कोर्स को रखा है। तो 75 नंबर के इतिहास के पेपर, जिसमें कि भारत के पूरे इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आज़ादी और उसके बाद तक का इतिहास, और 75 नंबर में मध्य प्रदेश के इतिहास को रखा गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने जो सिलेबस पहले जो रखा गया था और उसके जो क्वेश्चंस पेपर थे, उसका जब मैंने स्टडी किया तो यह पाया कि जो 150 नंबर का क्वेश्चन था पहले, उसमें 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता था। 15 क्वेश्चन शॉर्ट मतलब एक एक लाइन का उत्तर देना, और प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर होते थे, मतलब कुल मिलाकर के 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, जिसके कि आंसर 1 या 2 सेंटेंस में दिया जा सकता है। और ये पूरे सिलेबस से होता था, जो कि मुझे उम्मीद है कि यही पैटर्न रखा जाएगा, और इतिहास में, मतलब भारतीय इतिहास में और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें 50-50% का बंटवारा होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। और इसीलिए जब ये 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आधे भाग इतिहास से संबंधित रहेंगे और आधे भाग मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना है एक्सटेंसिव स्टडी, क्योंकि हम सेलेक्टेड स्टडी अगर करेंगे तो इसमें हम जो 45 नंबर में से बहुत सारे क्वेश्चन हमें छूट जा सकते हैं। तो इसलिए हमें पूरी तरह से एक बार जितना भी कोर्स दिया गया है, उन कोर्सों में उसी चीज को बिना छोड़ते हुए हमें एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा। हमें उसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसको राइट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके और आज़ादी के, भारत के आज़ादी के इतिहास, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इस पूरा पढ़ लें। और उसके बाद में जो हमने अभी मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी बताई है, उसको भी पूरी तरह से पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और चूंकि 3-3 नंबर के होते हैं, तो इसीलिए अगर हम एक्सटेंसिव स्टडी किए होंगे तो हम एक भी हमारा क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो ये तो रही शॉर्ट क्वेश्चन की बात। इसके अलावा जो पहले जो ये क्वेश्चन पूछते थे वो मीडियम क्वेश्चंस भी होते थे, मीडियम टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 100 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर दिया जाना था, और इसमें कुछ चॉइस भी रहता, जैसे 12-13 क्वेश्चन पूछते थे वो, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है पिछले 5 साल में, और उसमें से 10 प्रश्न को उन्होंने उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यही पैटर्न रहेगा, और आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 में से चूंकि उन्होंने 50-50% डिवाइड किया है, तो इसीलिए 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का है, तो 10 छक्के 60 नंबर, और इस 60 नंबर को आप इसमें भी आप कंसंट्रेट केवल आप सेलेक्टेड पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव होना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना है। तो इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा।
जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, उसमें जो हमने जो इसका जो एक एनालिसिस किया तो हमने पाया कि 2018 में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, मेडिवल से 3 क्वेश्चन और मॉडर्न से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में एंशियंट से 2, मेडिवल से 2 और मॉडर्न से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में एंशियंट से 1, मेडिवल से 5 और मॉडर्न से 7। 2016 में एंशियंट से 3, मेडिवल से 5 और मॉडर्न से 7। इस तरह से आप देखेंगे कि जो लीवरेज है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर है। दोस्तों, ये भी बताना चाहता हूं मैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि 1857 से लेके और 1905 तक आप रख सकते हैं, वो एक पार्ट है। और दूसरा है नेशनल मूवमेंट और उसके साथ में गांधीयन पीरियड, जिसमें कि 1920 से लेकर 1947 का पीरियड है, जो नेशनल मूवमेंट का महत्वपूर्ण पार्ट है। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो स्टेट का, प्रिंसली स्टेट का जो रीयूनिफिकेशन हुआ और उसके बाद जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो एक दूसरा पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, दोनों पार्ट मिला करके उसका लीवरेज अभी जो बदले हुए सिलेबस में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो मकसद है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे जो गवर्नर जनरल हुए हैं, जैसे लॉर्ड बेंटिंग के सुधार, बहुत सारे सुधार उन्होंने किए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और इस पर ज़्यादा जो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हिंदुस्तान में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और इसके अलावा और वर्नाकुलर मूवमेंट चला हिंदुस्तान में, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में जो अभी तक जो पूर्ववर्ती जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 बड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें अल्टरनेटिव उन्हें चॉइस रहता है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से पहला या दूसरा, उसमें से एक क्वेश्चन को आपको जवाब देने हैं। तो वो प्रश्न 300 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया था। अब जो अभी बदली हुई परिस्थिति में मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने कोर्स को डिवाइड किया है 2 भागों में, तो इंडियन हिस्ट्री से मैंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो इतिहास की जानकारी है, जिसके बारे में हमने अभी व्याख्या कर चुके हैं, उससे भी आधे क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 15-15 नंबर के पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, और आगामी समय में भी उम्मीद है कि 15-15 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल 45 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मीडियम टाइप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन होंगे, जिसका कुल पूर्णांक 60 नंबर होगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके 15 क्वेश्चन विदाउट चॉइस पूछे जाएंगे, और जिसका टोटल पूर्णांक 45, मतलब इस तरह से कुल 150 नंबर के एग्जाम होंगे। दोस्तों, मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें यह देखना होता है, हिस्ट्री का जब हम तैयारी करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसको, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी प्रश्न का, जो हम जवाब देते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन माने परिचय। परिचय का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप लिखने जा रहे हैं आगे, उसका सार उसमें आ जाए, ताकि एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन पेपर को जांचें तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि विद्यार्थी क्या लिखने चाह रहा है।
इस तरह से अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। मैं मुख्य बात यह है कि उनमें प्रेजेंटेशन की कमी होती है। और इसी कारण से अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी को 16 नंबर आता है और किसी को ज्ञान ज़्यादा रहने के बावजूद भी 10 नंबर आ जाता है। जहाँ तक शब्दों की बात है तो एक बात और मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि जैसे कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें 300 शब्दों में लिखने के लिए उन्होंने कहा है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 320 325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो यह एग्जामिनर पर निर्भर करेगा कि आपका नंबर काट लेगा। असल बात यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी प्रस्तुत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों, जो जितने सेंटेंस में या जितने शब्दों में आपको लिखने के लिए कहा जाता है उतने ही शब्दों में या थोड़ा सा 10-20 शब्दों को छोड़ दें तो उतने ही में आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। इससे जो मार्क्स हैं वो कटने की संभावना कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और जो हमारा आगामी लेक्चर होगा उसमें कुछ खास टॉपिक पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ा है और जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें हमें पता लगा है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो उससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा जो मौर्य वंश है उसमें खास करके अशोक के धर्म के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्त वंश के बारे में खास करके जो चंद्रगुप्त द्वितीय है और उनका जो पीरियड जिसको कि गोल्डन पीरियड के नाम से बोला जाता है उसमें भी उसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान रखें। और मैंने ये भी देखा है जो बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन सब बिंदुओं पर रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आगामी हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं स्पेशल टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट पर मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूं और प्रत्येक टॉपिक पर मैं अलग से लेक्चर तैयार करूं जो कि आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में खास करके बलवन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सल्तनत का डाउनफॉल क्यों हुआ, मुगलों में खास करके अकबर को राष्ट्रीय इंपरेटर क्यों कहा जाता है, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या है, अकबर का जो धार्मिक पॉलिसी है जिस या राजपूत पॉलिसी है, या अकबर का 10 साला सिस्टम जिसको कि 10 ईयर सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडिया में 1857 पर बहुत ज़्यादा 1857 के विद्रोह पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति, लॉर्ड बेंटिक के सामाजिक सुधार के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक और सामाजिक सुधार 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हुए हैं उस पर भी अनेक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जो मेन जो फोकस है मॉडर्न इंडिया में वो है नेशनल मूवमेंट पर। तो जैसे स्वराज आंदोलन हुआ या गांधीयन जो पीरियड है 1920 से लेकर के 1947 तक, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन या उसके पहले सवज्ञा, ये जिसको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, जो 1920 से शुरू हुआ था,
या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ था, इसके बाद में माउंटबेटन प्लान, और फाइनली भारत का विभाजन क्यों हुआ, इन सब विषयों पर अधिकांश बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इन सब विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इन सब टॉपिकों के बारे में बारी बारी से विशद रूप में, डिटेल्ड में हम उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, जो आगामी दिन में आप उससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पैटर्न को समझा होगा और इस पर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद में आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आने लगेगी। थैंक यू।